हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एक जदीद तरीक़े काश्त है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। सुनने में तो बहुत ही हैरानकुन मालूम होता है कि मिट्टी के बगैर फल या सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में दर्जे हरारत, नमी, खुराक और रोशनी को कंट्रोल करके सारा साल पैदावार हासिल की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर अरशद महमूद से, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रोपोनिक फार्म के डायरेक्टर हैं, और आपको दिखाएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कैसे की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स फार्म में पौधों को बहुत एहतियात से रखा जाता है, इसलिए फार्म में दाखिल होने से पहले जूतों पे कवर, सर पे टोपी और जिस्म पर कोट पहनना ज़रूरी होता है। इन एहतियाती तदाबीर को बायोसिक्योरिटी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मेन पर्पज़ यही होता है कि कोई भी ऐसा इंसेक्ट, कोई चीज़ अंदर न जाए। अगर इंसेक्ट और ये चीज़ें अंदर चली जाएं तो आपको फिर उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है। तो ये जो हाइड्रोपोनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम स्प्रे नहीं करते। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के दो मराहिल हैं। पहले मरहले में नर्सरी तैयार की जाती है और दूसरे मरहले में नर्सरी को फार्म में मुंतकिल किया जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए 4 चीज़ें दरकार हैं, जिनमें ट्रेस, रॉक वूल जो कि मिट्टी का मुतबादिल है, बीज और वर्मीकुलाइट। ट्रे में रॉक वूल के छोटे प्लग्स होते हैं जिनके ऊपर हाथों की मदद से बीज रखा जाता है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए अच्छा बीज मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है, और इस फार्म के लिए ज़्यादातर बीज हॉलैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं। बीज लगाने के बाद वर्मीकुलाइट डाला जाता है, और वर्मीकुलाइट में पानी जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से बीज लगाने के बाद 3-4 दिनों में उगाव शुरू हो जाता है और पौधे की जड़ें नीचे मौजूद रॉक वूल के ब्लॉक्स में फैलना शुरू हो जाती हैं। सर, तो ये कितने एरिया के लिए जो है वो बेहतरीन होता है? अगर हम बिल्कुल 1 एकड़ के लिए हम लगा रहे हैं तो हमें कितनी नर्सरी ग्रो करना ज़रूरी है? 1 एकड़ के लिए हम 8000 प्लांट्स जो है ना, 8 से 10,000 के दरमियान प्लांट्स तैयार करते हैं, और उसमें 8,000 पौधे लगाने के बाद फिर उसमें कुछ पौधे दरमियान में उनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो रिप्लेस भी हम साथ साथ करते हैं। तो उसके लिए एडिशनल हम 1 से 2,000 पौधा साथ रखते हैं। और सर, ये जो हमारी यहाँ पे नर्सरी तैयार हो रही है, जो हमारी ये पनीरी है, ये हम आम जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी लगा सकते हैं, बायो फसलों में भी लगा सकते हैं, या सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स के लिए? ये कहीं भी लगाई जा सकती है। आम फसलों के लिए भी हम इसी तरह यहाँ पे पनीरी तैयार करते हैं, और फार्मर्स को हम इस तरह दस्तयाब होती है। जितने भी हमारे पास फार्मर्स आर्डर करते हैं, जिस भी वैरायटी का जो भी सीड उनको चाहिए और जिस भी फसल का चाहिए, वो हम यहाँ पे तैयार करके फार्मर्स को देते हैं। अभी हमारे पास अगर 10 लाख भी अगर का आर्डर आता है सीडलिंग तैयार करके फार्मर को देने का, तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम उनको विदिन 15 डेज़ टू 15 दिनों में से 1 महीने के दरमियान तैयार करके दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे मरहले की जानिब। दूसरे मरहले में पनीरी को बड़े ब्लॉक्स में और फिर फार्म में मुंतकिल किया जाता है। प्लग में नर्सरी को उगाने के बाद हम इसको ब्लॉक्स में शिफ्ट करते हैं। एक ब्लॉक के अंदर 2 पौधे लगाते हैं, और ये पौधे जो हैं, इनको जड़ें जो हैं इस ब्लॉक के अंदर फैलती हैं, जिस वजह से पौधा तेज़ी से बड़ा होता है। ये आप स्लैब देख रहे हैं, ये स्लैब जो है इसके अंदर एक मीडिया होता है जिसको हम कोकोपीट कहते हैं। ये कोकोपीट जो है ये नारियल का छिलका होता है जिसको ग्राइंड करके ये बनाया जाता है, और इस मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि इसके अंदर इंसेक्ट्स और जर्म्स नहीं पैदा होते, स्टेरिलाइज ज़्यादा देर रहता है, और इसमें फंगस भी नहीं लगती। इस वजह से ये ज़्यादा हाइड्रोपोनिक्स में प्रेफर दुनिया में किया जाता है। तो इस मीडिया, इसकी ये स्लैब्स होती हैं, इन स्लैब्स के अंदर, एक स्लैब के अंदर हम 2 ब्लॉक्स लगाते हैं, यानी 4 पौधे, और ये तकरीबन 1 मीटर का होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में ये तकरीबन हमारे 4 पौधे जो हैं वो इसमें लगते हैं। इसमें हमने जब प्लांट लगा दिया तो उसके बाद हम इसमें जो हमने खादें देनी है, उसको हमने अपाशी करनी है, उसका क्या तरीकाकार है? वो जो हमारी रवायती खेती बाड़ी है उसी तरह ही है या इसका मुख्तलिफ है? हाइड्रोपोनिक चूँकि हम नाम से जैसे ज़ाहिर है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें ज़मीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इसमें पौधे को
एक ख़ास मीडिया यानी वाटर से, पानी से तैयार करते हैं। पौधे को फलने फूलने के लिए कुल 16 ग़िज़ाई अनासर दरकार होते हैं, जिनमें से 3 पौधा हवा और रोशनी से हासिल करता है और बाकी ग़िज़ाई अनासर बज़रिए ड्रिप, ड्रम्स में मौजूद महलूल या आप इसको रेसिपी भी कह सकते हैं के ज़रिए दिए जाता है। पूरे फार्म का ड्रिप इरिगेशन एक अलग कमरे से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हम जितनी पौधों को खुराक जाती है, जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास केमिकल्स का एक ग्रुप है, डिफरेंट केमिकल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ से एक ख़ास प्रोपोर्शन से हम वो केमिकल्स लेकर पानी के अंदर मिक्स करके पौधों को देते हैं। और ये RO यूनिट है, रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट, जो कि पानी की बिल्कुल पानी में से हर तरह के जो साल्ट्स हैं उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है और बिल्कुल आपको एक प्योर वाटर वो मिलता है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारा जितना भी ड्रेन वाटर है, जो कि पौधों से एक्सेसिव वाटर वापस आता है, जिसको हमने दोबारा इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है, उसके अंदर जितने भी अगर कोई फंगस के स्पोर्स, कोई भी जरासीम, कुछ भी चीज़ आ रही हो तो उसको किल कर दिया जाए। 2-3 हफ्तों में पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हाथों की मदद से डोरी के गिर्द घुमाया जाता है ताकि बेल ऊपर की जानिब सीधी बढ़े। इसकी टर्निंग अगर ना करें ये बैंड होकर टूट जाता है। इसकी टर्निंग लास्ट में होती है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस तरीके फार्मिंग में कीड़े या फफूंदी को मारने के लिए क्या इकदाम करते हैं। सबसे पहले तो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए पीले रंग की टेप, जिसको फंदा कहा जाता है, लगाकर कीड़ों को अपनी तरफ माइल करते हैं और टेप पर लगा चिपचिपा मादा कीड़ों को अपने साथ चिपका लेता है, जिसकी वजह से कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। और फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए फास्फोरस हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि नमी, दर्जा हरारत और दीगर अनासिर भी कंट्रोल होते हैं, इसलिए फफूंदी और कीड़ों का हमला कम से कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो प्लांट है ये फ्लावरिंग स्टेज पे आपका मौजूद है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज के होने के बावजूद अगर ये आम फसल में हो तो इस पर बहुत कीड़ों का अटैक आता है, और इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज में होने के बावजूद इस पर कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है, तो इससे आपकी बहुत हद तक जो है पैसों की बचत जो है वो इसमें हो जाती है। और दूसरा, स्प्रे ना होने की वजह से आपके जो फ्रूट का टेस्ट है और इसके अलावा आपकी सेहत पे जो असर है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और सर जैसे अब जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज पे है, इसके बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो इसकी पैदावार है उसमें और जो हमारी रवायती पैदावार है उसमें भी डिफरेंस है कि यानी कि जो हमें मुनाफा है वो इसमें ज़्यादा दस्तयाब हो रहा है। बिल्कुल, ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें हम 1 एकड़ से तकरीबन 50-60 लाख रुपए की सेल करते हैं माशाअल्लाह। जबकि आम खेत में अगर हम देखें तो 1 एकड़ से आप 1 से 2 लाख 3 लाख, इससे ज़्यादा या 4 लाख 5 लाख, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जाते अगर टनल फार्मिंग मिल जाए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने जैसे देखा कि इसमें अगर आप हाइड्रोपोनिक में लगाते हैं तो आपका मुनाफे का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जो आप रवायती लगा रहे हैं उसकी मुनासबत से अगर आप हाइड्रोपोनिक में लगाते हैं तो मुनाफा जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है। तो सर इसके बाद जब हम यहाँ से इसकी पिकिंग करते हैं तो इसकी पिकिंग के स्पेशल तरीके हैं कि इस तरीके से पिकिंग करनी है या फिर ये किसी भी आप आम तरीके से भी तोड़ते हैं इसको? इसमें जो हमारी पिकिंग है उसके लिए हम क्लिपर यूज़ करते हैं और क्लिपर से हम इसको एक ख़ास डिस्टेंस से कट करते हैं ताकि पौधा जो फल है उसको उसकी पेरिशेबिलिटी जो है वो कम से कम हो सके और ख़राब कम से कम हो, और उसकी पानी की मिक़दार और न्यूट्रिएंट वो भी उसके अंदर मेंटेन रहे। तो इस लिहाज से ये ख़ास क्लिपर से हम इसको एक ख़ास पॉइंट से ऐसे काटते हैं और फिर उसको पैकिंग के लिए पैक हाउस में ले जाते हैं। ठीक है सर। तो सर इसमें जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, यानी कि हम पैदावार के बाद जब हम फलों को लेते हैं तो उसमें जो मसले आते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी इसके कम हैं या वो मसाइल इसके भी वैसे आते हैं? हाइड्रोपोनिक्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो कम से कम है किसी भी और मेथड के मुकाबले में। यानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कभी भी कोई फसल को हार्वेस्टिंग के दौरान या इस तरह कटाई के दौरान कभी भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। और सर जैसे हम जब जो हाइड्रोपोनिक का फ्रूट है या हम रवायती जो खेतीबाड़ी से फ्रूट लेते हैं तो उसके और इस हाइड्रोपोनिक के जो फ्रूट है उसके टेस्ट में और क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस आता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आम हम खेतों में, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया है कि खेतों में जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ज़मीन के अंदर कहीं मादनियात कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं। कोई एक जगह पे मादनी जुज़ जो है वो ज़्यादा है और कोई दूसरा जो है वो कम है।
तो उसकी वजह से हमारे जो फल है वो सबसे बड़ा उसका इंडिकेटर यही है कि कभी वो छोटा होता है, एक ही पौधे के ऊपर कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई इस किस्म के होते हैं वो, और उसका कोई शेप कभी टेढ़ी होती है, कभी उसका कलर सही नहीं होता। हाइड्रोपोनिक्स में हम जितने भी फल होता है वो सब एक जैसा होता है, बिल्कुल उसकी शेप भी एक जैसी होती है और बिल्कुल नीट क्लीन और एक जैसा होमोजीनियस होता है। और दूसरा इसमें यही जैसे आप बात कर रही हैं कि इसमें जो फल हमें हासिल होता है इसके अंदर चूँकि मुकम्मल अज्जा मौजूद होते हैं, इस वजह से ये जो इंसानी सेहत है उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर इस जदीद फार्म के खर्च की बात की जाए तो पहली मर्तबा 80 लाख फी एकड़ खर्च आता है। और सर जब इसके बाद हमारी जब यील्ड आ जाती है तो इसकी जो पिकिंग करने के लिए हम क्लिपर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी कोई कॉस्ट का आता है? ये तकरीबन इक्विपमेंट्स और ये चीज़ें 1 एकड़ के लिए हम मिला के तकरीबन 4 लाख में ये हमारी आ जाती हैं, जितने भी इसकी इनको हम ग्रोइंग सप्लाईज कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें धागा भी शामिल है, क्लिपर्स भी शामिल है, हुक्स भी शामिल हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो जो लोग फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि किस तरीके का फ्रूट होना चाहिए जो एक्सपोर्ट हो सकता है? एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे बड़ा जो बात होती है वो होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि जो भी प्रोडक्ट जाती है क्या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। तो इस वजह से दुनिया में स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जहाँ हम इस यूनिट में खड़े हैं तो सबसे पहले हमने ISO 9001 जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है वो करवाया। जब वो हो गया तो फिर हमने फूड सेफ्टी का ISO 22000 पे सर्टिफिकेशन करवाई, और जब वो हमारी सर्टिफिकेशन हो गई तो उसके बाद हमने ग्लोबल गैप की सर्टिफिकेशन कराई। तो हमारी जितनी भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं वो ग्लोबल गैप के मुताबिक हैं, यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। और इसकी बुनियाद पे हमारा जो सफाई का निज़ाम, हमारा पौधे को ग्रो करने का निज़ाम और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को स्टेलाइज करके इस्तेमाल करने का निज़ाम वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगर प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पैदा की जाए तो वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस भी अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा काबिल कबूल भी होती है कंज्यूमर को। और दूसरी जो बड़ी बात है वो इसमें स्टैंडर्ड्स में वो यही होती है कि आप जो भी यहाँ से चीज़ पैदा करते हैं उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन उसकी मुकम्मल हो और उसको वहाँ से देखा जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल कंज्यूमर जो है वो सबसे पहले देखता है कि जो चीज़ उसने खाई अगर उसमें कोई मसला आ जाता है तो वो वहाँ पे जो उसके पास उसका बार कोड है वो उससे ट्रेस किया जाए। तो इसमें ट्रेसिबिलिटी जो है हाइड्रोपोनिक्स में हमने मुकम्मल रखी हुई है। इस वजह से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी कीमत लेती हैं और दुनिया में दूसरी प्रोडक्ट निस्बत इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। जी नाजरीन, आपने देखा कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कैसे की जाती है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको दिए जाएंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए या हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड किसी भी किस्म का लिटरेचर पढ़ने के लिए हमारी बाखबर किसान एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके अलावा ज़री माहिरीन से रब्ता या बात करने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 030303 000000 पर किसी भी वक्त मुफ्त कॉल करके ज़री माहिरीन से बात कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।